हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14, जेडब्ल्यू सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 9, सीरीज एंड सीक्वेंस। ओके, क्वेश्चन 14 में क्या है भाई? द एंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन एपी। मतलब तीन एंगल जो ए बी सी है वो एपी में है। अगर एंगल्स ए बी सी एपी में है बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? डेफिनेटली टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा। मिडिल टर्म इंटू टू इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फिर दूसरा क्या दिया है भाई? ए इज टू बी रेशियो दिया है। तो रेशियो क्या दिया भाई? ए इज टू बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है। एंड सी इक्वल टू 4 दिया है। सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। देन व्हाट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, सो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी है ना, और हमको ये भी पता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है भाई? पाई। ठीक है, चलो ए प्लस सी मतलब क्या है भाई? टू बी। तो यहाँ पे रख देते हैं टू बी, है ना। ए प्लस सी मतलब टू बी प्लस बी इक्वल टू पाई। हैंस 3b इक्वल टू पाई। सो पी बी इक्वल टू पाई बाई 3। चलो एक एंगल तो मिल गया, है ना। एक एंगल मिल गया। अब ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो कि जब भी ए बी सी एपी में हो, जब भी ए बी सी एपी में हो तो हमेशा ही ये तीनों एंगल जो ए बी सी का एडिशन पाई है उसकी वजह से बी इक्वल टू पाई बाई 3 आएगा, है ना। तो वेन एवर ए बी सी थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी देन ऑलवेज बी इक्वल टू पाई बाई 3। एक ऐसा शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। तो एक छोटा सा शॉर्टकट साइड में लिख लेना आप, अगर आप याद रख सको तो, कि भाई अगर ए बी सी एंगल ट्राइंगल के हैं और वो एपी में है देन ऑलवेज बी इक्वल टू पाई बाई 3। ये जो मिडल में है वो बी हमेशा ही क्या होगा? पाई बाई 3। सो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वन, अगर आपको ये कैलकुलेशन का भी टाइम बचाना है तो। और क्या होता है कि टाइम कैलकुलेशन का तो बचेगा, साथ में आपको क्वेश्चन देख के छोटा मोटा आइडिया आना चालू हो जाता है कि भाई ये जो स्टेटमेंट पड़ा ए बी सी एपी में है, तो आपको तुरंत पता चला कि भाई बी इक्वल टू पाई बाई 3 हो गया। मतलब मुझे सिर्फ ए एंड सी के बारे में ही सोचना है, लाइक दिस, है ना। तो क्वेश्चन देख के तुरंत आइडिया आना स्टार्ट हो जाता है जब आपको इस तरह के छोटे मोटे रिजल्ट पता हो तब। ठीक है। नाउ ये ए बाई बी का रेशियो यूज करते चलो, तो से ए बाई बी इक्वल टू 1/√3। अब तो डेफिनेटली ये तो याद ही होगा मेरे ख्याल से आपको कि ए इक्वल टू 2r साइन ए। हमने लास्ट या फिर उसके आगे वाले लेक्चर जेडब्ल्यू के लेक्चर में भी ये फॉर्मूला बताया था। ये साइन रूल है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ाया था। तो ए इक्वल टू 2r साइन ए, बी इक्वल टू 2r साइन बी। ठीक है, 2r कैंसल। साइन ए बाई साइन बी इक्वल टू 1/√3। अब बी की वैल्यू यहां से उठा के रख दो। ठीक है, चलो तो क्या मिल गई? बी की वैल्यू पाई बाई 3 ना। सो फाइनली मेरा आंसर क्या बनेगा भाई? साइन ए इक्वल टू साइन बी, है ना। साइन बी को मैंने उस तरफ ले लिया। साइन बी मतलब पाई बाई 3 इंटू 1/√3। सो इट बिकम √3/2 इंटू 1/√3। हैंस √3 कैंसल, 1/2। ठीक है, चलो साइन ए इक्वल टू 1/2। सो ए इक्वल टू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। बट 5 पाई बाई 6 तो नहीं आएगा। अब मैंने ये दोनों एंगल क्यों लिए पता है ना? क्योंकि साइन का आंसर पॉजिटिव 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आता है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी आता है। मतलब पाई माइनस 5/6 के पास भी 1/2 आंसर ही होगा, बराबर। बट ये वाला आंसर एक्चुअल में आएगा नहीं, क्योंकि अगर ये वाला आंसर लेंगे बराबर, अगर a इक्वल टू 5/6 लेंगे एंड b इक्वल टू पाई बाई 3 लेंगे तो टोटल ए बी सी का समेशन पाई से भी बढ़ जाएगा। मतलब वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है ना। a इक्वल टू 5 पाई बाई 6 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट हमको ये इस तरह से याद तो रखना ही है। मतलब जब भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 आए तो हम लोग को दोनों एंगल सोचने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के एंगल सोचने हैं। माइट भी कोई भी एक आध निकल जाए तो निकाल देना है। ठीक है, सो ए इक्वल टू पाई बाई 6 मिला। अब इतना तो पता चली गया होगा मेरे ख्याल से कि भाई क्या है? टू बी इक्वल टू ए प्लस सी है। ए मिल गया है, बी मिल गया है, तो सी तो मिल ही जाएगा, है ना। तो सी इक्वल टू क्या होगा भाई? या फिर सी इक्वल टू लिख देते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। तो पाई माइनस ए मतलब क्या था? पाई बाई 6, बी मतलब पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2।
इट मीन्स ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है ना, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो कुछ ऐसा बन रहा है भाई, ये पाई बाय 6 सी से समझ लो ये ए है और ये बी है। ओके, ए मतलब पाई बाय 6 एंड बी मतलब पाई बाय 3। ठीक है, अब डेफिनेटली हमारे पास क्या दिया है, सी की वैल्यू दी है। सी कहां पे होगा भाई, डेफिनेटली कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी होगा, मतलब ये 4 है बराबर। अब साइन बी की वैल्यू सोचो, साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू मतलब साइन बी की वैल्यू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट साइड मतलब क्या है, ये। ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइड कितनी होगी भाई, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, साइन बी मतलब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होती है। तो √3/2 को मैं, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे तो 4 दिया है, तो मुझे यहाँ पे नीचे 4 मिलना चाहिए ना, तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो डेफिनेटली मुझे ये जो है ना, ये 2√3 क्या मिला, ऑपोजिट साइड मिली। क्या मिली, ऑपोजिट साइड। ठीक है, क्या मिली, 2√3, ये मिला 2√3। ठीक है चलो, और यहाँ पे नीचे तो देखो cos π/3, cos b मतलब cos π/3, तो वो होता है एक्चुअल में 1/2, बट मुझे तो हाइपोटेनियस 4 क्रिएट करना है ना, तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास ये मिल गया 2, है ना, मतलब एडजेसेंट साइड क्या होगी यहाँ पे 2। ठीक है भाई, एडजेसेंट साइड 2, तो ताकि ये फॉर्मूला बन जाए ना भाई, cos b = 2/4 मतलब 1/2, साइन b = 2√3/4 मतलब √3/2। ठीक है चलो, तो बाय दिस वे आई कैन गेट दिस 2 डायमेंशन, ये दोनों डायमेंशन मेरे पास आ गए। तो अब डेफिनेटली ये दोनों डायमेंशन आ गए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई, 1/2 अल्टीट्यूड विच इज 2√3 into base which is 2, so answer will be 2 cancel 2√3। ठीक है, 2√3 is the answer of this area, option is C। ठीक है, तो वैसे ये क्वेश्चन में समझ लो, यहाँ पे इतना कैलकुलेशन है वो तो डायरेक्टली लिख लेंगे, मतलब ये कैलकुलेशन तो है ही नहीं, ऐसा सोचो। यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमने डायरेक्टली ए की वैल्यू फाइंड की बराबर, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू डायरेक्टली हमने पता कर ली थी क्वेश्चन से, तो ए एंड बी है, हमने सी फाइंड कर लिया। वंस वी गोट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, हमने पता चला ये, हमको पता चला ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल के बारे में फिर पता चला, तो हमने सोचा ये सी की वैल्यू तो यहाँ पे 4 दी है, तो सी मतलब हाइपोटेनियस 4 दिया है, तो हाइपोटेनियस को 4 क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने ऑपोजिट साइड को 2√3 बनाया, ताकि साइन बी का फॉर्मूला 2√3/4 बन के √3/2 ही आ जाए, एंड cos b का फॉर्मूला 2/4 मतलब 1/2 हो जाए। ठीक है, 1/2 ही आंसर आता है ना cos b का, बट वो 2/4 भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है 4, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी 1 की जगह 2 होना चाहिए, सब डायमेंशन डबल होना चाहिए। यहाँ पे अगर 1/2 होता तो यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे √3 होता, बट यहाँ पे 4 है, मतलब सभी डायमेंशन को हमने डबल कर दिया। तो बेस्ड ऑन दैट हमने ये दोनों साइड फाइंड कर ली, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हमने एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते ही चलो, क्वेश्चन 15 पे। लेट a1 a2 a3 up to dash be an AP with a6 equal to 2, a6 मतलब a plus 5d, ठीक है, a plus 5d equal to 2, ठीक है, a plus n-1 that is a plus 5, है ना, n-1 मतलब 6 - 1, so that is equal to 2, and then common difference of this AP for which maximize the product a1 a4 a5, मतलब मुझे a1 into a4 into a5 को मैक्सिमम करना है, और अगर ये मैक्सिमम की इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम आ रही है, तो फॉर विच d क्या आ रहा है वो फाइंड करना है। मतलब ये क्वेश्चन तो 12th का है बराबर, ये 12th का है। क्यों 12th का है, चलो बताता हूं मैं। a1 मतलब a फर्स्ट टर्म, ठीक है, a4 मतलब a plus 3d, a plus 4d, मुझे इस चीज को मैक्सिमम करना है, एंड उसकी बेस से d फाइंड करना है, मतलब d की कौन सी वैल्यू पे ये मैक्सिमम बनेगा। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, व्हाटएवर यू कैन से, ये चैप्टर है कैलकुलस का, और बेस्ड ऑन दिस चैप्टर हम लोग किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज आराम से कर सकते हैं। समझ लो अगर किसी को ऐसा लगा कि सर मैक्सिमम मिनिमम तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं ना रेंज से,
हमने चैप्टर 2 में रेंज फाइंड की थी, तो उस रेंज का भी कंसेप्ट यूज करके हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते। हाँ कर सकते, बट मैंने वहां पे बताया था, याद हो तो मैंने वहां पे ऐसा बताया था कि भी रेंज के लिए बहुत सारी मेथड होती है। तो कॉमनली मैंने जो चैप्टर 2 में रिलेशन एंड फंक्शन में जो मेथड बताई थी वो बहुत ही कम थी, ऐसा समझ लो, है ना। वो जनरलाइज मेथड नहीं थी, वो डिपेंड्स कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से वो सब मेथड हमने यूज की। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऐसी कोई मेथड यूज करो, बराबर। फिर या फिर सभी टर्म एक्स के फॉर्म में है, या फिर एक्स को एक ही जगह पे है √x+2, तो ऐसी कोई मेथड यूज करो, बराबर। और लीनियर बाय लीनियर उसके लिए मैंने मेथड बताई थी, बराबर। सो अल्टीमेटली मैंने मेथड जो बताई थी ना वो डिपेंड्स क्या थी, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, मतलब कौन सी कंडीशन का इक्वेशन है या फिर फंक्शन है उसके बेस से हमने मेथड डिफाइन की थी। बट इन जनरल कोई भी इक्वेशन हो और मुझे मैक्सिमा मिनिमा बनाना हो तो हम वो चैप्टर मेरे ख्याल से 6 है, बराबर, 12 साइंस का, उसमें हम लोग वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 12 साइंस में ही स्टडी करते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें d की वैल्यू a की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 - 5d इसके अंदर रख दूंगा। सो इट बिकम 2 - 5d 2 - 5d + 3d लाइक दिस, बराबर। a की जगह पे मैंने क्या कर दिया +4d लाइक दिस। तो मैंने ये पूरा इक्वेशन d के फॉर्म में बना लिया और इसको मैं f ऑफ d बोल दूंगा, और इस f ऑफ d की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। ठीक है, f ऑफ d की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो भी कौन सी, मैक्सिमम, यूजिंग दिस चैप्टर। Okay, we'll see in in next semester. I think next semester, yes, थर्ड सेमेस्टर में ही हो जाएगा ये कवर चैप्टर डेफिनेटली 12 स्टैंडर्ड के। ओके, आगे बढ़ते चलो। ओके, क्वेश्चन 16 देखते चलो। इफ ए बी सी आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, इट मीन्स से ए बी सी आर इन जीपी, बराबर। मतलब उससे हम क्या लिख सकते हैं भाई, b² = AC, ये एक लिख सकते हैं। और क्या लिखा है भाई, where r is in between 0 to 1/2, okay, and if 3a 7b and 15c are the first 3 terms of an AP, ठीक है चलो, 3a 7b 15c are also in AP, are also नहीं, are in AP, and we need to find fourth term, मतलब मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करना है। फोर्थ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस 3d, 3 × d, मतलब मुझे एनी हाउ d फाइंड करना है, डिफरेंस। ठीक है, और मेरा आंसर भी आप देखो a के फॉर्म में है, मतलब मुझे सभी जगह a के फॉर्म में आंसर रखना है, बराबर, a के फॉर्म में आंसर रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से स्टार्टिंग से ही ये तीनों की वैल्यू a के फॉर्म में रख लो। से a तो a रख दिया, a एज इट इज रख दिया, b मतलब AR लिख सकता हूं, एंड c मतलब AR² कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने a की वैल्यू a रखी, b की वैल्यू AR एंड c की वैल्यू AR²। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 टर्म अगर AP में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 टाइम्स सेकंड टर्म मतलब मिडिल टर्म, दैट इज 14b = फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है चलो, अब इसमें मैंने समझ लो ABC की वैल्यू रख ली, तो b की वैल्यू क्या है भाई, AR, तो b की वैल्यू है AR, एज इट इज a रखता हूं मैं, a को एज इट इज रखता हूं, एंड c की वैल्यू को रख देता हूं AR²। नाउ एज यू कैन सी सभी जगह पे a कॉमन एंड कैंसल, मतलब ये दोनों टर्म में से a कॉमन और वो a इसके साथ कैंसल, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 14r = 3 + 15r², मतलब 15r² - 14r + 3 = 0। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 15 × 3 = 45 फैक्टर आएगा उसका क्या, 9 × 5 = 45, और 9 and 5 14, यस, r - 9 r - 5। ठीक है ना भाई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 45 है एंड ये दोनों का समेशन -14 है, एंड ऑलवेज वी नीड टू डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ r², that is equal to 0. So now what we can say, r = 9/15 or r = 5/15 which is 1/3। ठीक है चलो, 9/15 मतलब कितना होगा भाई, 3 3 जा 3 5 जा, सो 3/5 एंड विच इज 0.6, बराबर। बट यहाँ पे उन लोग ने बोला है कि भाई r की वैल्यू कौन सी लेनी है भाई, 1/2 से छोटी, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल।
सो इट मीन्स कि आर इक्वल टू 1/3 इज द ओनली पॉसिबल आंसर। आर की वैल्यू मिल गई मुझे, मतलब मुझे एबीसी की वैल्यू ए के फॉर्म में मिली, है ना। नाउ आई कैन से ए इक्वल टू तो ए है, बट बी इक्वल टू ए आर, मतलब आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू 1/3 ना। सो आर की वैल्यू 1/3 रखने पे a/3 एंड सी की वैल्यू AR², मतलब a/9। ठीक है, तो एबीसी की वैल्यू मैंने ए के फॉर्म में रख ली। सभी को मैंने बताया ना पहले से ही ए के फॉर्म में रखो ताकि आपका आंसर भी ए के फॉर्म में आ जाए। अब T4 फाइंड करना है, तो T4 मतलब क्या था, फोर्थ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 3a प्लस 3d, है ना, 3d n-1 मतलब 4 - 1 इंटू डी। अब d की वैल्यू क्या होती है भाई, तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं सोच रहा हूँ T2 - T1 ले लूँ। T2 - T1 मतलब ये T2 है और ये T1 है, ये दोनों का डिफरेंस d होता है, या फिर ये T3 - T2 भी ले सकते हो आप लोग। मैं T2 - T1 ले रहा हूँ, मतलब 7b - 3a, 7b - 3a। ठीक है, तो ये हो गया 3a प्लस 21b - 9a। अब b की वैल्यू वापस अगेन a के फॉर्म में लिख लेता हूँ, दैट इज a/3। ओके, सो 3a प्लस 21 इंटू a/3 माइनस 9a। सो अगेन ये 3 7 जा 21, hence 3a plus 7a minus 9a which is 3a plus 7a 10a minus 9a which is a. So T4 मिल गया a। फोर्थ टर्म क्या आएगा, a आएगा, तो ऑप्शन सी है, यस। ओके, सो ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत ट्विस्टेड है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन में ध्यान देना है और कैसे चूज करना है, कौन सी मेथड यूज करनी है, मतलब किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, वो ऑप्शन से हमने यहाँ पे देखा, सोचा कि भाई ए के फॉर्म में आंसर है, तो हमने सबको ए के फॉर्म में रख के फिर कैलकुलेशन में आगे बढ़ते गए धीरे धीरे, एंड ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन मिलता रहा, एंड फाइनली हमको जो फाइंड करना था वो मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 17 पे। क्वेश्चन 17 में क्या है देखो, फॉर x बिलोंग्स टू r लेट बॉक्स x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तो पता है हमको, लेस देन x, देन द सम ऑफ द सीरीज, इस सम की वैल्यू क्या है, बराबर बॉक्स x की वैल्यू आपको पता है कैसे लेनी है। समझ लो बॉक्स x में आपको याद होगा 1.5 का बॉक्स क्या होता है, तो 1, 2.9 का बॉक्स क्या होता है 2, से 5 का बॉक्स क्या होगा 35, है ना। -14.9 का बॉक्स क्या होता है भाई -15, याद रखना भाई, माइनस में पीछे भी, माइनस में भी पीछे ही जाएगा, मतलब -14.9 से पीछे वाला छोटा वाला टर्म क्या है -15, से -7.9 का बॉक्स क्या है -8। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बॉक्स की वैल्यू तो आपको याद होगी, बराबर। अब यहाँ पे क्या है देखो, क्वेश्चन में -1/3 का बॉक्स क्या होता है, डेफिनेटली -1। क्यों, क्योंकि -1/3 मतलब -0.33 होता है, उसका बॉक्स क्या होगा -1। ठीक है, चलो अब इसका बॉक्स क्या होगा, तो सोचो कि इसका बॉक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो सोचो। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम भी ले लूँ तो क्या होगा देखो, -100 -3/300, तो ये -103/300। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है वो तो पॉइंट में ही आएगी डेफिनेटली। सो ये पॉइंट में है तो माइनस पॉइंट समथिंग है ये भी, बराबर। माइनस पॉइंट से यहाँ पे -0.33 था, यहाँ पे -0.34 समझ लो, ऐसा कुछ हो गया, बराबर। तो इसकी भी वैल्यू बॉक्स की -1 ही आएगी, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन कब तक आएगी, ये सिचुएशन कब तक आएगी भाई, आगे यहाँ पे वो देखना है। ठीक है, तो चलो वो दिखा देता हूं पहले। तो ये सीरीज में ये वैल्यू, ये जो वैल्यू दे रही है, बराबर, ये वैल्यू है वो -0.33 है, यहाँ पे वैल्यू मिली -0.34 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू मिलेगी -पॉइंट समथिंग, बराबर। कब तक ये पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, तो वो लास्ट में तो ऐसा नहीं है ना भाई, तो उसके पहले चेक करो कि यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्टली 1 कब हो रही है भाई, मतलब -1 कब हो रही है, तब तक आपको भी पता है कि भाई ये 0 है और ये -1 है, बराबर। तो जब तक हमारी बीच में वैल्यू है तब तक हम उसका बॉक्स -1 लेते हैं। वंस वी गेट वैल्यू लेस देन -1, अगर हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू आ रही है तो उसका हम बॉक्स लेंगे -2, है ना। तो हम पोजीशन ये वाली ढूंढ लेते हैं कि भाई -1 कब आ रहा है भाई, ये बीच में जो है उसकी वैल्यू -1 कब आ रही है। ठीक है, तो उसको सोचने के लिए मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं कि भाई समझ लो यहाँ पे -1/3 माइनस
ये चेंज क्या हो रहा है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा कुछ है ना। तो मैं वहां पे एक काम कर देता हूं, वहां पे मैं ले लेता हूं x, ठीक है, वहां पे x ले लेता हूं और उसकी वैल्यू में -1 लिख लेता हूं। मतलब यहां पे क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर इन प्लेस ऑफ x, सो दैट ये जो आंसर है वो -1 हो जाता है। बस, तो वहां पे x ले लो, बराबर। अब कैलकुलेशन करो इसका, सभी जगह एक साथ में नेगेटिव निकाल दो। ये 1/3 प्लस x/100 इक्वल टू 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते चलो, तो 100 प्लस 3x इक्वल टू 300, बराबर। नीचे एलसीएम 300 में क्रॉस में मैंने भेज दिया, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 300 माइनस 100 दैट इज 200, सो x इक्वल टू 200/3 विच इज 66.66। मतलब यहां पे x की जगह 66.66 अगर आएगा तो x की जगह अगर x की जगह पे 66.66 आता है तो वहां पे आंसर -1 हो जाएगा। अब डेफिनेटली यहां पे तो हम सभी इंटीजर ले रहे हैं, देखो 1 2 3 अप टू 99, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, -1/3 माइनस 66/100, और ये किसके बीच में होगा, -1/3 माइनस 67/100, ठीक है। ये दोनों वैल्यू के बीच में है, जो हमारा वैल्यू है ना हमारा 66.66, ये इन दोनों के बीच में है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यहां पे कि यहां से लेके यहां तक, मतलब इसकी अगर वैल्यू फाइंड करोगे ना तो आपको दिखाई देगी माइनस पॉइंट में समथिंग, और अगर इसकी वैल्यू बनाओगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड -1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। आप ट्राई करना, अगर आप चाहते हो तो ट्राई करो, इसकी वैल्यू बनाने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जैक्टली मिडल में -1 आ रहा है, 66 एंड 67 के बीच में -1 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। -1 आ रहा है, मतलब इसके आगे वाले सभी जगह पे पॉइंट में आंसर है और इसके पीछे वाले सभी में 1 पॉइंट में आंसर है, नेगेटिव में, ठीक है। तो यहां पे इन सभी की वैल्यू बॉक्स के अंदर जो है वो सबकी वैल्यू पॉइंट में है, इसलिए आंसर -1 हो जाएगा। और इसके आगे, अच्छा इसके आगे कहां तक लेना है मुझे, तो इसके आगे मुझे लेना है से कहां तक है भाई, अप टू लास्ट तक, मेरे ख्याल से लास्ट तक ही होगा। चेक कर लेते हैं फिर भी लास्ट टर्म, बराबर। लास्ट टर्म फिर भी चेक कर लेंगे हम लोग कि वहां पे आंसर -2 से तो छोटा नहीं आ रहा है ना, -1/3 माइनस 100/99, वैसे तो दिख रहा है ये भी पॉइंट में है, मतलब ये 0.33 और ये 0.99, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली -1.32। तो ये भी अगेन -1 से लेके -2 के बीच में है, तो इसका बॉक्स क्या होगा, -2, ठीक है। तो मतलब -1.32 से छोटी वैल्यू तो है ही नहीं, है ना। तो ये सभी का आंसर कौन सा होगा, -2। इन सभी के बॉक्स का आंसर होगा -2, ठीक है। अब मुझे काउंट ये करना है कि भाई कितने -1 आएंगे, कितने -2 आएंगे। तो देखो कितने -1 आएंगे, कितने -2 आएंगे, उसको काउंट करने के लिए मैं देख रहा हूं। पहला जो है इसका आंसर -1, ठीक है चलो। फिर इसका भी आंसर -1, अप टू कहां पे, यहां तक आंसर -1 है, ये सबका आंसर -1 है, ठीक है। कितने हैं नंबर, तो सोचो कि ये पहला टर्म है उसको 0 कंसिडर कर ले यहां पे, बराबर। फिर दूसरे टर्म में 1 कंसिडर कर ले, तीसरे टर्म में 2, एंड लास्ट के टर्म में 6 है, 1 2 3 ऐसे करते करते लास्ट में क्या है, 66 है, बराबर। मतलब ये यहां से लेके यहां तक तो 66 टर्म हो गए भाई, बराबर। यहां से लेके यहां तक तो 66 टर्म हो गए, और ये पहला वाला टर्म, मतलब टोटल 67 टाइम, ठीक है। 67 टाइम सबके आंसर यहां पे अंदर पॉइंट में है, इसकी वजह से सबके आंसर का बॉक्स -1 होगा, ठीक है चलो। प्लस इन सेकंड नंबर का, मतलब इसका आंसर क्या होगा, -2, बराबर। अब -2 कब तक आएगा भाई, तो 67 से चालू करके 99 तक, है ना। 67 से चालू करके 99 तक, तो 67 से 99 के बीच में कितने नंबर होते हैं पता है आपको, 67 से 99 के बीच में कितने नंबर होते हैं, समझ लो n टर्म से, बराबर। और वो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट याद रखो, क्या करना है, बराबर। 99 माइनस 67 कर लो, 99 माइनस 67 प्लस 1, बराबर। अगर आपको फाइंड करना है समझ लो 5 से लेके 47 तक के नंबर कितने हैं, 5 6 7
अप टू 47। ये कितने नंबर है ये काउंट करना हो तो 47 माइनस 5 प्लस 1, दोनों का पहला लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन प्लस 1 कर लेना, ताकि एग्जैक्ट आंसर मिले, कितने नंबर ऑफ टर्म है वो आंसर मिल जाए। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। समझ लो 2 से लेके 5 तक के सभी टर्म को आपको काउंट करने हैं, बराबर। तो आपने सिर्फ अगर सब्ट्रैक्शन किया 5 माइनस 2 तो आपको दिखाई देगा सिर्फ 3। देखो 5 माइनस 2 करोगे तो सिर्फ 3 दिखाई देगा, विच इज नॉट देयर। आपको तो 4 आंसर आने चाहिए ना, आपके पास तो 4 टर्म है, इसलिए प्लस 1 हम ऐड करते हैं। सो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 ऐड करने पे नंबर ऑफ टर्म मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 67 से लेके 99 तक के सभी टर्म अगर काउंट करने हैं तो 99 माइनस 67 प्लस 1 कितना होता है अभी देखो, ये 99 प्लस 1 मतलब 100 माइनस 67 विच इज 33। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये n जो है वो 33 है, बराबर। मतलब माइनस टू ऐसा कितनी बार है, 33 टाइम्स। तो फाइनली माइनस वन 67 टाइम, मतलब माइनस 67 उसका आंसर होगा, प्लस माइनस टू कितनी बार है, 33 टाइम्स। ओके, अब फाइनली आंसर बनाते हैं। चलो माइनस 67 माइनस 66 तो क्या होगा भाई आंसर, भाई माइनस 66 इंटू 2, 66 का डबल कितना होता है भाई 132 प्लस 1 133 माइनस 133 आई थिंक, है ना। आंसर होगा माइनस 133 विच इज ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन है इजी, एक्चुअल में इजी है, बट ये बॉक्स की कैलकुलेशन में आपको पता चलना चाहिए, और बॉक्स में कहां से कहां तक आपका आंसर माइनस वन आ रहा है, मतलब कहां तक वैल्यू पॉइंट में है, 0 पॉइंट में है, और कहां से वैल्यू माइनस वन पॉइंट समथिंग में है, वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने यहां पे कैलकुलेशन दिखा दी कि भाई क्या चेंज हो रहा है, तो ये x चेंज हो रहा है सभी जगह 1 2 3, उस x वो पर्टिकुलर पोजीशन में x कर दिया, और मैंने ये टोटल वैल्यू -1 कर दी, मतलब ये -1 कब होता है वो देख लिया, तो मुझे पता चला x मतलब 66.66। तो 66 के लिए आंसर -1 से छोटा होगा, 67 के लिए आंसर -1 से, ये टोटल आंसर -1 से बड़ा होगा। बीच में एग्जैक्टली कहीं पे ऐसी पोजीशन है जहां पे आंसर इसका -1 हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे है इजी, थोड़ा आपको टफ लगा होगा डेफिनेटली कल समझने में, बट ट्राई करना, एक आध दो बार देखना, बराबर। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन 18 पे। ओके, क्वेश्चन 18 देखते हैं, चलो। लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, S4 दिया है, S6 दिया है, S10 फाइंड करना है। ओके, S4 मतलब फॉर्मूला क्या है भाई, Sn का फॉर्मूला क्या है जनरली एपी में, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो S4 में n की जगह 4 रख लो, तो आंसर क्या होगा 4/2 मतलब 2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 4-1 विच इज 3d, और उसकी वैल्यू उन लोग ने दी है 16, ठीक है। चलो, सो यहां से मैं 2 सबके साथ कैंसिल कर लो, तो 2a प्लस 3d इक्वल टू 8, इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन 1, ठीक है ना भाई। और S6 की वैल्यू क्या होगी भाई, तो 6/2 मतलब 3 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 6-1 विच इज 5d, एंड दैट इज इक्वल टू -48। 3 डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू -16, और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। एंड नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 विल गेट वैल्यू ऑफ a एंड d, फ्रॉम दैट वी कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ S10। ओके ओके, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 एलिमिनेशन रूल से ही मैंने सॉल्व किया है, आप देख सकते हो a कैंसिल हो गया, 2a एंड d इक्वल टू -12, एंड बाय पुटिंग दिस d इन इक्वेशन 1 और 2 यू विल गेट वैल्यू ऑफ a ऑल्सो, ठीक है। तो समझ लो मैंने 1 में रख दी, 2a प्लस 3d इक्वल टू 8 है, सो a इक्वल टू क्या मिलेगा, 2a इक्वल टू 8 माइनस 3d, d मतलब -12, सो a इक्वल टू 8 प्लस 12 3 जा 36 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर हो जाएगा 36 प्लस 8 कितना होता है भाई 44/2 विच इज 22, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास a की वैल्यू हो गई एंड d की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज S10। ओके, तो S10 का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, खत्म। तो n/2 S10 मतलब 10/2, 2a की जगह 22 प्लस n-1 मतलब 10-1 विच इज 9 इंटू डी विच इज -12, ये सभी वैल्यू रख दी। नाउ ये 2 को मैं 10 से डिवाइड नहीं कर रहा हूं बट अंदर कर रहा हूं, चलो ये एक साथ पहले वाले टर्म के साथ 2 कैंसिल हुआ इसका,
और यहाँ पे -6 हो गया। ऐसा क्यों किया पता है आपको? अगर यहाँ पे भी डिवाइड कर देता तो हो जाता, बट वो 10 काम आएगा मल्टीप्लिकेशन में, 10 इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है, सिर्फ 0 लगाना होता है इसलिए। तो 10 रहने दो, उसको 5 मत बनाओ। तो ये हो गया चलो 22, और यहाँ पे बचा -9 6 54। ठीक है, अब 22 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा भाई? पहले 2 निकालो 52, फिर 20 निकालो 32, तो -320, विच इज ऑप्शन सी। ओके, विच इज ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोग ने सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो, ये क्वेश्चन नंबर 19। इस तरह के क्वेश्चन तो हमने बहुत बार कर लिया, और मैंने इसमें शॉर्टकट भी दिया था, याद हो तो, कि भाई ये A1 + A7 + A16 = 14 दिया है, बराबर। तो A1 A2 A3 up to N are in AP एंड बट यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक टर्म नहीं दिए हैं सभी। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सिमेट्रिक है, समझ लो फर्स्ट एंड 16 टर्म, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट हो गया। बट ये 7th एंड लास्ट टू 7th होगा, ये जैसे फर्स्ट एंड लास्ट सिमेट्रिक है, वैसे ही 7th एंड लास्ट टू 7th होगा मेरे ख्याल से 10th, है ना। तो ये दोनों टर्म होने चाहिए। अगर A1 + A7 + A10 + A16 ये चारों टर्म का समेशन होता तो सिमेट्रिक टर्म यहाँ पे दिए होते, तो मैं फॉर्मूला शॉर्टकट का बना लेता, बट यहाँ पे तो सिमेट्रिक नहीं है, तो हम शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या मेथड है? तो डायरेक्ट मेथड आपको याद होगी। A1 को चलो फर्स्ट टर्म मतलब A, A1 मतलब A, A7 मतलब A + 6D, ठीक है, 7th टर्म, A16 मतलब A + 15D। और मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी एक ही इक्वेशन दिया हो क्वेश्चन में और हमको कुछ फाइंड करना हो, तो वो एक इक्वेशन से जो भी सिंप्लीफिकेशन मिले वो डायरेक्टली काम आ सकता है जो फाइंड करना है उसमें। ठीक है, तो ये जो एक ही इक्वेशन से जितना हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन हमने बना लिया। A + A + A मतलब 3A + 6D + 15D विच इज 21D = 40। और अब देखते चलो ये 3A + 21D कुछ काम आता है या नहीं आता है ना। क्या फाइंड करना है? S15, मतलब आगे के 15 टर्म का समेशन, फर्स्ट 15 टर्म का समेशन फाइंड करना है। चलो ठीक है, S15 फॉर्मूला क्या है? 15/2 × 2A, ठीक है, 2A + n-1 × D मतलब 14D। ठीक है, चलो, है ना। तो ये बन गया, देखो 2 कैंसिल करने पे अंदर ये 7 हो गया, सो ये बन गया 15 × A + 7D। ओके, और हमको हमारे पास यहाँ पे क्या है? देखो 3 कॉमन निकालने पे A + 7D = 40। सो अल्टीमेटली A + 7D = क्या है? तो 40/3। तो यहाँ पे रख दो, चलो 40/3, 3 5 जा 15, 40 3 जा 120 एंड द आंसर इज 120 आई थिंक, सॉरी 4 5 जा 200, आंसर इज 200, आंसर इज 200, ऑप्शन ए, यस। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट हाँ शॉर्टकट नहीं लगेगा, बट मैंने बताया था ये भी एक शॉर्टकट जैसी ही मेथड है, इसमें भी कुछ है नहीं। बस आपको ये उतना पता होना चाहिए कि भाई आपके पास जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन से जो भी रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट आपको यहाँ पे कहीं पे यूज करना है, बराबर। तो वो माइंड में रखना कि ये रिजल्ट को हम यहाँ पे कहीं पे यूज करेंगे आगे। अगर एक ही इक्वेशन दिया हो और कुछ फाइंड करना हो, तो जो भी एक इक्वेशन से हमको रिजल्ट मिलेगा वो इक्वेशन हमेशा ही यूज होगा आंसर बनाने में, बराबर। ये मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी आपको बता रहा हूं, याद रखना है आपको एनी हाउ। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन 20 में क्या है देखते चलो। इफ अल्फा बीटा गामा आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी, अल्फा बीटा गामा आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी, मतलब अल्फा बीटा गामा जीपी में है। ठीक है, चलो, तो ये बीटा स्क्वायर = अल्फा × गामा। ठीक है, चलो, सच दैट द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैव कॉमन रूट। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने ऑलमोस्ट इस तरह के क्वेश्चन देख लिया है। एग्जाम्पल याद हो तो मिसलिनियस का लास्ट एग्जाम्पल जो था वो, एंड एक बार बीच में भी क्वेश्चन JW में भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जैक्टली आ गया है, बट यहाँ पे छोटा मोटा चेंज है। ये जो दोनों इक्वेशन है ना वो थोड़े अलग है, और वहां पे कुछ AP में प्रूव करना था और यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। क्या लिखा है? अल्फा बीटा गामा AP में GP में है,
ठीक है, जीपी में है, मतलब बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा गामा। एंड ये दोनों इक्वेशन के रूट कॉमन है, तो ये पहले इक्वेशन से मैं स्टार्ट करता हूं, से अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0। तो वहां पे क्या हुआ था, इसके रूट फाइंड करने पे एक ही रूट मिलता था, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 था। तो ट्राई करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट भी 0 है क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला। बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 बीटा होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये बी होगा, ये ए होगा और ये सी होगा, ठीक है। तो बी मतलब 2b के स्क्वायर, 2 बीटा का स्क्वायर माइनस 4a, ए मतलब अल्फा, सी मतलब गामा। तो ये हो गया देखो 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा, 4 में कॉमन निकाल लो तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा। सो बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा गामा है, दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो डेफिनेटली दोनों कैंसल, आंसर इज 0। इसका मतलब ये होता है कि इसके पास एक ही रूट है, इस इक्वेशन के पास एक ही रूट है, और जो भी रूट होगा वो यहाँ पे इसके साथ कॉमन होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन रूट है ऐसा बोला है। तो इसके पास जो भी रूट है वो इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों के रूट कॉमन है। तो इसके पास कौन सा रूट है भाई, देखते चलो, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, 2 बीटा एक्स प्लस गामा, 2 बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0, मैं राइट, यस। हाँ, अब इसका रूट क्या होता है बताए ना आपको, रूट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। माइनस बी मतलब 2 बीटा प्लस माइनस रूट डी का मतलब है 0, मतलब पीछे ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो 0 हो गई, डिवाइड बाई 2a, ए मतलब अल्फा। तो फाइनली ये हो गया देखो माइनस 2 बीटा बाई 2 अल्फा, 2 कैंसल, आंसर इज माइनस बीटा बाई अल्फा, है ना। तो इसका रूट क्या हो गया भाई, माइनस बीटा बाई अल्फा। अब बीटा बाई अल्फा को देख के तुरंत मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि बीटा बाई अल्फा तो रेशियो ही है ना, बीटा एंड अल्फा का रेशियो देखो, बीटा बाई अल्फा मतलब रेशियो आर, सो बीटा बाई अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू आर, और उसके इक्वल टू मैं गामा बाई बीटा भी लिख सकता हूँ, गामा बाई बीटा भी लिख सकता हूँ, सॉरी गामा बाई बीटा, ठीक है। बीटा बाई अल्फा मतलब रेशियो माइनस एज इट इज, ठीक है, माइनस एज इट इज, ओके। तो मतलब मेरे पास रूट है माइनस बीटा बाई अल्फा और वी कैन से माइनस गामा बाई बीटा। तो इससे मैं एक रिजल्ट ये तो लिख सकता हूं कि ये दोनों रूट्स है मेरे पास, ये दोनों क्या मिल गए, रूट्स, बराबर। ये दो रूट्स नहीं है, एक ही रूट है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है। आइदर रूट्स में इसके इक्वल को भी लिख सकता हूं और इसके इक्वल टू भी रूट्स लिख सकता हूं, बराबर। तो चलो, मैंने पीछे वाले इस इक्वेशन में आपको भी पता है हमने क्या किया था, इसके रूट फाइंड किए थे और पीछे वाले इक्वेशन में रख दिए थे रूट को, है ना। एक्स की जो भी वैल्यू आए उसको पीछे वाले इक्वेशन में रख दी थी वो क्वेश्चन में, तो वो इस क्वेश्चन में यही करेंगे। एक्स प्लस एक्स माइनस 1 के इक्वल टू 0 में एक्स की जगह पे ये रूट रख देते हैं, ये वाला रख देते हैं, चलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की जगह रखना है गामा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, मतलब माइनस है बट माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, अगेन एक्स की जगह माइनस गामा बाई बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब गामा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इक्वल टू गामा बाई बीटा प्लस 1, मैंने दोनों को यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, गामा प्लस बीटा बाई बीटा। सो फाइनली एक बीटा कैंसिल कर देता हूँ, बचा क्या, गामा स्क्वायर इक्वल टू, बीटा उस तरफ ले लूँ तो बीटा, या फिर ऐसे ही रहने दो, चलो क्या बनाइए, गामा इंटू गामा बाई बीटा इक्वल टू गामा प्लस बीटा, ठीक है। गामा स्क्वायर है ना, उसको मैंने गामा इंटू गामा प्लस बीटा ऐसा लिख लिया है, ठीक है। अब मुझे जो फाइंड करना है वो क्या है भाई, बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा, बीटा प्लस गामा तो यहाँ पे मिल गया है, बराबर, इंटू अल्फा, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू गामा इंटू गामा बाई बीटा है ना। तो मैं क्या करता हूं, ये जो फाइंड करना है ना उसी से स्टार्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू, अब बीटा प्लस गामा की वैल्यू में लिख लेता हूं यहां से गामा इंटू गामा बाई बीटा, ठीक है। ओके चलो, गामा इंटू गामा बाई बीटा, अच्छा यहाँ पे अल्फा बाई बीटा बन गया ना, देखो गामा स्क्वायर इंटू अल्फा बाई बीटा बन गया, और अल्फा बाई बीटा की वैल्यू अगेन आपके पास है, देखो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू क्या है भाई,
बीटा बाय अल्फा की वैल्यू गामा बाय बीटा है, तो अल्फा बाय बीटा की वैल्यू क्या होगी, इससे रेशियो ले लेंगे तो अल्फा बाय बीटा इक्वल टू बीटा बाय गामा हो जाएगा, बराबर। सो अल्फा बाय बीटा की वैल्यू हो गई बीटा बाय गामा, अगेन रख देते हैं यहां पे अल्फा बाय बीटा की जगह बीटा बाय गामा, एक गामा कैंसल, बन गया क्या आंसर, बीटा इंटू गामा, ठीक है, बीटा इंटू गामा, और यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का, बीटा इंटू गामा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड था पीछे से, यहां से थोड़ा कैलकुलेशन है ना, आपको दिख रहा है इजी, बट ये कैलकुलेशन बनाने में वैसे दिक्कत तो होती है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है किस तरह से आगे बढ़ना है, बराबर, कहां से कौन से फॉर्मूला से हमको ये वैल्यू उठा के रखनी है, यहाँ पे माइनस बीटा बाय अल्फा डायरेक्टली अंदर रख दे या फिर गामा बाय बीटा रखे, वो भी पता नहीं है। आप एग्जाम में थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा कि आप पहले ये रख के देखोगे, फिर अगर आइडिया आ जाता है कि बीटा बाय अल्फा, वो बीटा बाय अल्फा की जगह में, मतलब बीटा बाय अल्फा रेशियो है तो उसकी जगह में गामा बाय बीटा भी यूज कर सकता हूँ, तो गामा बाय बीटा भी रख के यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो ट्रायल एंड एरर होता है, ट्रायल एंड एरर। आपने पहले ये बीटा बाय अल्फा ट्राई किया, वो नहीं सेट हुआ, फिर गामा बाय बीटा सेट किया, रखा, सेट किया, वहां पे भी कुछ ना कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलते जाएंगे, और हमको जो आंसर बनाना है उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली आंसर तो बनेगा, पक्का है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 21 देखते चलो। इफ ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर इन जीपी एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी, सी ए बी सी 3 टर्म जो है वो जीपी में है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बराबर, 3 टर्म जीपी में है, एंड दूसरा क्या दिया है भाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि हम ये इक्वेशन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये ए बी सी के फॉर्म में, समझ लो a मतलब तो a ही होगा, b मतलब ए आर ले लेते हैं, ए बी सी 3 टर्म है ना, एंड c मतलब ए आर स्क्वायर ले लेते हैं, ताकि ए बी सी की वैल्यू जनरेट हो जाए और उस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर सके, है ना। तो a की वैल्यू a रखते हैं, b की वैल्यू ए आर, c की वैल्यू ए आर स्क्वायर, ताकि ये जितना हो सके उतना सिंपल बन जाए, b की जगह अगेन ए आर। तो आप देख सकते हो सभी जगह पे ए है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए कॉमन, राइट हैंड साइड में भी ए कॉमन, राइट हैंड साइड में तो ए कॉमनली है, वो सभी कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू आर। मुझे फाइंड करना है एक्स क्या नहीं हो सकता, ठीक है, चलो ये आर को मैं डिवाइड कर देता हूं, चलो एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई, आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर, तो एक्स की वैल्यू हो गई डिवाइड करने पे आर प्लस वन बाई आर, ठीक है। अब अगर याद हो तो हमने रिलेशन फंक्शन में, मतलब स्पेसिफिकली फंक्शन के अंदर मैंने एक नोट्स लिखवाई थी कि भाई x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमेशा ही 2 से बड़ी और -2 से छोटी होती है, ठीक है। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमेशा ही 2 से बड़ी -2 से छोटी होती है, मतलब x प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज बिलोंग्स टू, इसकी रेंज मैंने बना के दी थी आपको, इसकी रेंज हमेशा ही -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे x की, मतलब इसकी रेंज चाहिए, अल्टीमेटली इसकी रेंज चाहिए, इसकी रेंज में बना लूंगा तो मैं बोल सकता हूँ ना भाई x की ये रेंज में, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रेंज में नहीं है, वो नहीं हो सकता, मतलब x क्या नहीं हो सकता, तो ये r प्लस 1/r की जो वैल्यू रेंज में नहीं है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो x की जगह r प्लस 1/r भी यहाँ पे ले ले, तो वही होगा, देखो r प्लस 1/r की वैल्यू भी यही होगी, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। इसमें 1 भी ऐड करना है ना, r प्लस 1/r नहीं, r प्लस 1/r प्लस 1, उसको हम x बोल रहे हैं भाई, तो r प्लस 1/r प्लस 1, तो यहाँ पे दोनों जगह पे +1 ऐड करने पे -∞ टू -2 में 1 ऐड करेंगे -1 यूनियन 2 में 1 ऐड करेंगे 3 टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे -1 से लेके 3 के बीच वाले सभी नंबर नहीं है, -1 से छोटे सभी नंबर है एंड 3 से बड़े सभी नंबर है, बराबर। ये बीच वाले सभी नंबर जो है ना वो आंसर में नहीं हो सकते, बराबर। तो x कैन नॉट बी दिस वन, x cannot lie in -1 to 3, ठीक है, -1 to 3, इवन -1 एंड 3 भी हो सकता है x,
मतलब -1 एंड 3 यहाँ पे नहीं ले सकता मैं, क्योंकि -1 एंड 3 कैन बी पॉसिबल एज एन आंसर। एक्स की जगह मैं -1 एंड 3 को भी ले सकता हूँ। सो -1 एंड 3 के अंदर वाले कौन कौन से ऑप्शन है भाई? 4 -1 एंड 3 के बीच में नहीं है, -2 भी नहीं है, -3 भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द ओनली पॉसिबल आंसर विच लाई इन -1 to 3। यहाँ पे 2 कहीं पे बीच में होगा, है ना? तो वो -1 से 3 के बीच में है, मतलब उसकी वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगेन रिलेशन फंक्शन में ये जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला अगर याद है तो फटाफट से होगा, बराबर। और आगे का ये पार्ट तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा किससे करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते चलो। ओके, क्वेश्चन 22 देखते चलो। लेट A1 A2 A3 अप टू A30 बी एन AP, बराबर। ये एक AP है। एंड S मतलब क्या है? तो S मतलब A1 A2 A3 अप टू A30 सबका समेशन। तो A1 से लेके A30 का समेशन है, डेफिनेटली फॉर्मूला क्या होगा उसका? 30/2 n/2 2A प्लस 30 - 1 दैट इज 29D। ठीक है, मतलब ये हो गया 15 इंटू 2A प्लस 29D। ये S की वैल्यू है। क्लियर? अब क्या दिया है भाई? T मतलब क्या दिया है उन लोग ने? तो अंदर I की वैल्यू रख देते चलो। तो ये हो जाएगा I मतलब 1 रखेंगे तो A बराबर A 2 इंटू 1 -1, तो क्या होगा भाई? ये A1। फिर A 2 इंटू 2 -1, तो ये क्या होगा भाई? 4 2 2 4 -1 तो 3। तो A1 प्लस A3 प्लस, अगर 3 रखेंगे I की जगह, बराबर, तो ये हो जाएगा A5। सो A5 प्लस A7, तो सभी ओड नंबर, सभी ओड नंबर नहीं, मतलब ओड टर्म, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, अप टू मेरे ख्याल से लास्ट वाला रखेंगे 15 2 30 -1 29। ठीक है, तो ये हो गया T। अब T की वैल्यू फाइंड करनी हो तो T की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई? अगेन नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे भाई? 15। 15/2 इंटू 2A, फर्स्ट टर्म A कंसिडर कर लेते, प्लस n-1 मतलब 15 - 1 विच इज 14D। D क्या होगा यहाँ पे? सी यहाँ पे हमने D कंसिडर किया है, A1 एंड A2 का गैप। तो यहाँ पे A1 एंड A3 का गैप क्या होगा? 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2D। ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं कि यहाँ पे गैप 2D हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा 2D। ठीक है, डिफरेंस 2D होगा। यहाँ पे डिफरेंस हमने D लिया है, इसलिए इसका डिफरेंस क्या लिया है? D। सो डेफिनेटली A1 एंड A2 के बीच में डिफरेंस D है, तो A1 एंड A3 के बीच में डिफरेंस क्या होगा? 2D का। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 2D रख दिया D की जगह पे, एंड अगर मैं 2 अंदर रख दूँ, कैंसिल कर लूँ, तो ये हो जाएगा 15 इंटू A प्लस 14D। ठीक है, अब यहाँ पे उन लोग ने एक इक्वेशन ये दे दिया है A5। सो A5 इक्वल टू 27, मतलब A प्लस 4D इक्वल टू 27। इसको कहीं पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड साथ में ये भी दिया है S - 2T इक्वल टू 75। तो S - 2T इक्वल टू 75 में S एंड T की वैल्यू रख देते चलो। S की वैल्यू क्या है भाई? S की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लो, 15 2 30A माइनस 29 इंटू 15D। ठीक है, -2 इंटू T मतलब क्या है? 15A प्लस 15 इंटू 14D इक्वल टू 75 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आगे कैलकुलेशन में क्या करें? ये 30A और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ होगा, तब 30A कैंसिल हो जाएगा, बराबर। और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एक के साथ मल्टीप्लाई मत करना है, दोनों के साथ करना है। तो यहाँ पे क्या बचा देखो? -29 इंटू 15D माइनस, एक मिनट, हाँ, अच्छा यहाँ पे बीच में प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो ये प्लस होगा फर्स्ट टर्म। हाँ, 29 इंटू 15D माइनस ये 2 इंटू ये जो टर्म है ना, वो मतलब क्या होगा? वो 15 2 30 इंटू 14D दैट इज इक्वल टू 75। ओके, अब क्या कॉमन निकाल ले चलो दोनों में? अच्छा, दोनों में 15 कॉमन निकाल लेते चलो, एंड D भी कॉमन निकाल लेते। बचेगा क्या यहाँ पे? D 29 बचेगा, और वहाँ पे 15 कॉमन निकालने पे 2 बचेगा, बराबर। और वो 2 को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बचेगा 29। सो
फाइनली 29 minus 28 that is 1, so 15d equal to 75, d equal to 5. ठीक है, d equal to 5 मिल गया. Now let me put this value of d in this equation. a plus 4d equal to 27. So a plus 4 into d मतलब 5 equal to 27. So a equal to 27 minus 20 which is 7. Hence a equal to 7. Once we got the value of a and d, we can easily find whatever things they need. क्या फाइंड करना है? a10. तो a10 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 9d. दोनों की वैल्यू रख देते हैं. चलो a मतलब 7, d मतलब क्या था भाई? 5. तो 9 5 जा 45 प्लस 7 कितना होगा भाई? 45 प्लस 7 52. तो हमारा आंसर होगा 52, ऑप्शन सी. ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं आज, है ना. और मैं होमवर्क को क्वेश्चन दे देता हूं चलो साथ में. क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 24, ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है. फर्स्ट एंड सेकंड टर्म थोड़ा डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिखा है. थर्ड फोर्थ वो दोनों टर्म से एंड लास्ट 15 टर्म से आप बना सकते हो कौन सा जनरल टर्म टी आर है ना. ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये कंपलसरी होना चाहिए आपसे. ओके, क्वेश्चन 25, ये भी अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ट्राई करना है. 26, ये तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए आपसे, है ना. ये हो जाना चाहिए, बहुत ही कम डेटा है, फिर भी ट्राई करना है. तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से मैंने दे दिया होगा. नहीं दिया है तो मैं दे दूंगा क्वेश्चन में, बराबर, ये जब सॉल्व करवाऊंगा तब. बट अगर दे दिया है तो आपको ट्राई करनी है ना. एंड वो फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज a by 1 minus r. मेरे ख्याल से मैंने दे दिया है थियरिटिकल पोर्शन में, बट फिर भी आपको नहीं दिया है तो मैं क्वेश्चन 27 जब सॉल्व करवाऊंगा तब दे दूंगा. क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 29, ओके, क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 34, सॉरी 33, क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 35. बस इतने ट्राई करना है. मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना. बस तो ये सभी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप ट्राई करो, कोशिश करो, अगर हो जाते हैं तो अच्छा है. ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.